हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोजेक्टिव स्टेम इंडिया ऑनलाइन क्लास। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। जी हाँ, इसको इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, दो भागों में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट होगा हम लोग का पार्ट 1 का वीडियो, जो कि इसी पार्ट में हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे दो टॉपिक्स को। इसमें व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इन दो चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, दो टॉपिक्स को। और इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स की फीचर्स, यानी कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन जो विशेषताएं हैं, जो मुख्य विशेषताएं, उसको कवर करेंगे हम लोग। और उसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और हम लोग उसके अगले पॉइंट में इन सारे, यानी कि पार्ट 2 में जो भी हम लोगों ने कवर किया है ये दो पॉइंट, और पार्ट 1 में पार्ट 2 में जो ये कवर किया है 3 पॉइंट, इन सब को हम लोग समराइज़ करेंगे और एक ओवरव्यू लेंगे इस पॉइंट में। नेक्स्ट 2.5 क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन गूगल मीट, यानी कि गूगल मीट पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होगा। जो स्टूडेंट्स पेड हैं हमारे, उनके लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट भी होगा चैप्टर वाइज। इस चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा एमसीक्यू मोड में, और बाद में ओरल मोड में भी होगा। ये भी सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग का है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन की, एक परिभाषा की बात करें, तो हम लोग सिंपली इसको ले सकते हैं द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, ए स्टेट और अ सोशल ग्रुप that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people। यानी कि जो जो मैंने अंडरलाइन किया है, आप इस पे फोकस करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ मुख्य सिद्धांत, कुछ जो सामान्य जो सिद्धांत हैं वो उसमें दिए गए हों, कुछ लॉज रिलेटेड टू डैट कॉन्सेप्ट्स, डैट प्रिंसिपल्स, कुछ कानून दिए गए हों। और ये किसी नेशन का हो सकता है, किसी स्टेट का हो सकता है, या फिर किसी सोशल ग्रुप का भी हो सकता है। सोशल ग्रुप में कोई भी ग्रुप, चाहे आपका स्कूल ही हो गया या कोई खेल एसोसिएशन ही हो गया, इन सब का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये एक बेसिक इसका डिफिनीसन है। यदि आपको एक इससे भी सिंपल एक डिफिनीसन, यदि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफिनीसन लेना चाहते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं, अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि सामान्य जो रूल्स हैं उसका जो एक सेट है, रिटेन इन अ बुक और डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी बुक के में लिखा गया हो या किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो सिंपल और बेसिक डेफिनेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आप इसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है, तो आपने ऊपर वाले में देखा, ऊपर वाला जो डिफिनीसन है इसमें है नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल के भी कुछ रूल्स होंगे जो प्रिंसिपल आपको फॉलो कराते होंगे, क्लास टीचर फॉलो कराते होंगे। आपको एक पार्टिकुलर टाइम पे जाना होता है, प्रेयर होता है, पार्टिकुलर टाइम पे छुट्टी होती है, कौन सा पीरियड कब चलेगा, कब नहीं चलेगा, किस डे को चलेगा, ये सारे एक बेसिक रूल्स होते हैं। तो आप इसको अपने विद्यालय का, अपने स्कूल का संविधान भी कह सकते हैं। यदि हम किसी खेल को ले लें, चाहे सपोज़ यदि क्रिकेट को ही हम लोग ले लें, यदि क्रिकेट को ही ले लें, तो क्रिकेट में भी क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं
कौन बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा, इसीलिए टॉस होता है। फिर फील्ड में भी तमाम तरह के रूल्स फॉलो होते हैं, एम्पायर होते हैं, थर्ड एम्पायर्स होते हैं। तो ये सारे एक तरह का आप बोल सकते हैं कि क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इसको समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम पार्ट 1 के सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस, यानी कि जो हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ उद्देश्यों को सर्व करता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करता है, उसके कुछ एम होते हैं। इसमें ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आपके बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे आप आंसर कर सकते हैं कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहला पॉइंट आइए हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यह कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के नेचर, यानी कि हमारा सोसाइटी का स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमें बताता है। कोई भी कंट्री बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल के मिलने से बनता है, जिसमें सभी कम्युनिटीज़ के लोगों की अपनी सोच और आइडियाज़ होते हैं। सभी के आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं, या कुछ इशूज पे सभी सहमत होते हैं तो कुछ पे असहमत भी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि सभी एक दूसरे के आइडियाज़ को माने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करता है कि सभी लोग कुछ ऐसे रूल्स तथा प्रिंसिपल्स पर राजी हों जिसके आधार पर वो कंट्री को चलाना चाहते हैं। और हम जिन रूल्स तथा प्रिंसिपल्स पर राजी होते हैं उसी से यह भी तय हो जाता है कि हमारे देश में किस तरह का गवर्नमेंट होगा। अब सपोज ये जी हम अपने भारत की ही बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं। यदि रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात कर लें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी लोग हैं। सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, अपने विश्वास हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। उसके अकॉर्डिंग वो लोग फॉलो करते हैं, अपनी चीज़ें फॉलो करते हैं। लेकिन यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाएं, यदि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो फिर बिलीफ्स क्या होंगे, बिलीफ्स में टकराव हो सकता है। सपोज़ कि अब कोई बोले कि नहीं सिर्फ मंदिर ही होगा, कोई बोले नहीं सिर्फ मस्जिद होगा, तो गुरुद्वारा ही होगा, कोई बोले। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक तरह की लड़ाई, एक तरह का मतलब एक गृह युद्ध टाइप का माहौल भी हो सकता है, या एक रहने लायक माहौल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमारे जब संविधान बना तो उसमें क्या किया गया कि सारे अपने देश के हर क्षेत्र से अलग अलग लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। और संविधान सभा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें 299 मेंबर्स जो कि देश के कोने कोने से आए थे, सारे कम्युनिटीज़ के थे। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हमारे सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर, जो यहाँ पे हमने लिखा है फंडामेंटल नेचर को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। फंडामेंटल नेचर को रिप्रेजेंट करता है किसकी, अपनी सोसाइटी के। इसलिए हमारे संविधान के 70 साल हो जाने के बाद भी संविधान के खिलाफ कभी भी कोई इस तरह की त्रुटि नहीं आई है या कोई आवाज़ नहीं उठी है, क्योंकि इसमें ये हमारे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोसाइटी के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जाम्पल हम इसमें नेपाल का एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे नेपाल का सेम कॉन्स्ट्रक्ट में, कि क्या होता है यदि
आपका कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि वो आपकी सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो अब यहाँ पे आप यदि आप अपने बुक देखेंगे तो आपके बुक में यहाँ पे नेपाल का जो कंट्राडिक्शन है वो दिया गया है। अब नेपाल में क्या हुआ था, तो नेपाल में मोनार्की था। यदि आप अपने बुक को देख सकते हैं यहाँ पे, तो नेपाल में जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था वह 1990 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और 1990 में अडॉप्ट किया गया, और ये फाइनल जो अथॉरिटी था वो किसके पास था, किंग के पास था। तो इससे क्या हुआ कि नेपाल में लोगों का मूवमेंट, आंदोलन होने लगा, और वो कई तरह से गुट बनाकर और कई सारे गुट मिलकर उस समय लोग आंदोलन करने लगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी की डिमांड्स आने लगी। यानी कि अगर आप देखें तो जो 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, उसमें जो सारे राइट्स थे और सारे डिसीजन मेकिंग थे वो कहाँ चले गए थे, किंग के पास चले गए थे। तो किंग के पास चले गए थे, इससे लोगों में नाराज़गी थी। लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन संविधान किस लिए बन गया था, पूरे मोनार्की किंग के फेवर में बन गया था। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन से वो खुश नहीं थे। यानी कि जो लोग लोग मतलब क्या, वहाँ की सोसाइटी हो गई। तो जब लोग ही वहाँ के जब सोसाइटी हो गए और उनको जब कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तब क्या होता है, तब इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल है यदि वो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि सोसाइटी के हर कम्युनिटी उस बिलीव्स को मानती हो, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सफल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि जब पॉलिटिकल सिस्टम हो गया कि जो शासन, जो भी यहाँ पे शासन चल रहा है, ठीक है, जो भी शासन है या जो गवर्नमेंट है वो किस तरह का गवर्नमेंट है। जैसे राजतंत्र हो गया, मोनार्की, राजतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, और क्या, और अधिनायकवाद भी होता है, अधिनायक तंत्र, या फिर इसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। तो इसमें ये इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कुलीन तंत्र भी होता है। तो इस तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि आपका जो स्टेट है, आपका देश है, वो किस तरह से शासित किया जाता है, वहाँ पे कैसा गवर्नमेंट है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में राजा होता है। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे क्या है, राजा हैं और वहीं शासन करते हैं और उन्हीं की चलती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा देश में जो करना चाहें वैसे करते हैं। और कुछ जैसे एक तंत्रीय पार्टी भी होती, इसमें आपको डिक्टेटरशिप में चाइना भी आप आ सकता है। वो कहने को तो लोकतंत्र है, चाइना में क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन जब से बना है वो, तब से एक ही पार्टी वहाँ रूल कर रही है, और वहीं वहाँ का राष्ट्रपति डिसीजन मेकिंग करता है कि कौन राष्ट्रपति होगा कौन नहीं होगा, सारी चीज़ें वो एक ही पार्टी करती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जनता तो चुन ही नहीं रही है राष्ट्रपति को, तो लोकतंत्र का क्या मतलब है। तो इस तरह से कई सारे पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए एक कंट्री को, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी, क्योंकि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल सिस्टम क्लियरली नहीं लिखा गया होता है तो उससे यही सारी समस्याएं आती है कि बाद में डिक्टेटरशिप में चेंज हो सकता है।
या फिर निरंकुशवादी सत्ता हो सकती है, या फिर कुछ भी, कोई भी चेंजेस आ सकता है। लेकिन जब जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिख दिया गया है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। ये और इसको चेंज नहीं किया सकता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल पार्ट, बेसिक इसको पार्ट माना गया है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है डेमोक्रेसी को। तो इससे क्या, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति और जो भी नेता हैं वो क्या होते हैं, लोगों द्वारा चुन के यहाँ पे भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्ट जनता से चुन कर आते हैं। तो जब जनता से चुन कर आते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉपर क्या है, प्रॉपर लोकतंत्र है। तो आपको पहला टॉपिक समझ में आ ही गया था। दूसरा आपको समझ में आ गया कि हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी पर्पस होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया जाए। तीसरा है टू सेव अस फ्रॉम पावरफुल अथॉरिटी। अब पावरफुल अथॉरिटी क्या है, जैसे बच्चों मान लो कि हम जो भी जनता हैं, जो भी हम जनता हैं, हम क्या करते हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हम लोग क्या करते हैं कि अपने, जब हम अपने वोट के द्वारा हम वोट देते हैं, और वोट से क्या चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, जो भी हो, तो ये लोग क्या करते हैं, ये हमारा शासन चलाते हैं। जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और शासन चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शब्द क्यों यूज़ किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेव अस फ्रॉम पावरफुल अथॉरिटीज़, यानी कि ये सीएम और पीएम और तमाम तरह के जो भी लीडर्स हैं वो क्या है, एक तरह से हमने उनको अथॉरिटी दी है हम ही पे शासन करने के लिए, यानी कि यह पावरफुल अथॉरिटी है एक ख़ास समय के लिए। जैसे कि अपने यहाँ क्या होता है, 5 ईयर्स के लिए हम लोग चुनते हैं, 5 ईयर्स के लिए, तो 5 साल इनको अधिकार मिल जाता है हमारे ऊपर शासन करने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है एक सेफ गार्ड के रूप में, इनसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे संविधान में क्या है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। यदि ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यूडिशरी में जा सकते हैं, हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं कि ये सरकार जो है ये हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है, और कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये राइट मिला हुआ है कि वो सरकार के ऐसे नियमों को बैन करे या फिर निरस्त करे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चौथा जो फोर्थ पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम मेजोरिटी और डोमिनेंट ग्रुप। अब देखो, कोई भी चाहे देश हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी राज्य हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कुछ कम्युनिटी क्या होगा, लार्ज नंबर्स में होंगे, ठीक है, और कुछ क्या होगा, लेस में होंगे। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो यदि हम लोग देखें कि हिंदू, तो हिंदूज़ की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम्स की संख्या में भी ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम को यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में रखा जाता है। जो बेसिकली हम देखें माइनॉरिटीज़ का, तो यदि सिख ले लें, ईसाई ले लें, बौद्ध ले लें, तो ये बहुत माइनॉरिटीज़ में है, और ये ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा ये लोग मतलब अवेयर नहीं रहते हैं, या पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा इनका भागीदारी देखने को नहीं मिलता है। वैसे सिख के संबंध में देखें तो ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स और पंजाब के पॉलिटिकल में इनका काफ़ी, बेसिकली उनका वो लोकेशन भी है, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, यानी कि हम लोगों को खुद ही से सुरक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। ये कैसे होगा भाई, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि यदि हम आप लोग जैसे पुराने बिहार में यदि आप देखेंगे तो आपको पता नहीं होगा, 90s के ज़माने में जब वहाँ के मुख्यमंत्री
लालू प्रसाद हुआ करते थे। तो वहाँ पे क्या था, पूरी तरह से एक तरह से क्या था, गुंडा राज एक तरह से हो गया था। कोई किसी को भी अपहरण हो जाता था, कोई किसी को मार देता था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गई थी। वहाँ के लोगों में क्या था कि जो लोकल जनता थी वो एकदम डर गई थी। या वो जैसे रात को ना निकलना, कभी किसी का मर्डर हो जाना, यहाँ तक कि वहाँ पे आईएएस को भी रोड पे दौड़ा के मार दिया जाता था। इतना गंदा शासन हो गया था। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उसके मन में ये भय पैदा हो जाता है, या उसका मोह भंग हो जाता है, किससे, लोकतंत्र से, कि ऐसे शासन से क्या फ़ायदा कि जिसको हम चुनकर भेज रहे हैं और वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, हमें अच्छे से जीने नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि हम लोग इमोशनल होकर कुछ ऐसा मतलब निर्णय लेते हैं कि जैसे या तो हम लोग जो लोकतंत्र है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके हम लोग या तो इसको सोचते हैं कि इसको राजतंत्र कर लिया जाए, या फिर डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएंगे, निरंकुशवादी सत्ता की तरफ लेते जाएंगे। तो ये देखो, कुछ समय के लिए तो तुम्हारी समस्या को समझा सकता है। यदि मान लो अच्छा एक राजा मिल गया तो वो मान लो कि सुधार सकता है, या फिर अच्छा यदि डिक्टेटर मिल गया तो कुछ जब तक वो रहेगा तब तक अच्छा कर सकता है। लेकिन आगे क्या, उसके बाद क्या, यदि हम लॉन्ग टर्म में देखें, यदि लॉन्ग टर्म में हम देखें, मान लो कि यदि 15 साल, 20 साल या 30 साल के यदि देखो, तो उतना दिन तो एक राजा या एक एक डिक्टेटर तो रहेगा नहीं। फिर क्या होगा, या तो उसका लड़का आ जाएगा या फिर कोई उसको मार के बनेगा। तो ऐसे में वो कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कम से कम लोकतंत्र में ये है कि 5 साल बाद हम लोग चुन तो सकते हैं। मान लो कि ठीक है, आखिर कर 2006 में क्या हुआ, 2005-06 में बिहार में लालू यादव की शासन ख़त्म हो गया। फिर नई पार्टी की सरकार बनी, नीतीश कुमार बने, और अभी तक वो हैं भी वहाँ के मुख्यमंत्री, और काफ़ी अच्छा शासन भी चलाए हैं। बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट का भी काम हुआ है। तो ऐसे में चेंज तो हुआ ना। तो इसलिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर को फिक्स करना होता है, ताकि हम से भी उसकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा हमारे लोगों से, हम ही से हो। मेन तो हमारे लोगों से क्या, हम ही से हो। क्योंकि ये आवाज़ कहाँ से उठेगी, यदि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की आवाज़ कहाँ से उठेगी, हम एक से उठेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फाइनल 5 पॉइंट्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट में बाकी चीज़ें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।